चलो बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, 4-5 वीडियो भेजूंगा मैं, 2-3 चैप्टर्स के और 2-3 इंपॉर्टेंट एसेस के। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आपने इसको रिवीजन करना है और तुरंत खत्म कर देना है। बहुत इजी है। ये जो चैप्टर है ये 8 नंबर का आता है एग्जाम में, बट ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ये बाकी पूरे चैप्टर्स का समरी है, सम अप है। चैप्टर का अगर आप नाम देखेंगे गौर से, तो चैप्टर का नाम है बेटा ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये तीनों शब्दों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि इनिशियली हम लोग प्लान करते हैं। ऑडिट प्लान कब बनाया जाता है? इनिशियल फेज में। तो इनिशियल प्लान बनता है आपका इनिशियल फेज में, प्लानिंग स्टेज। जब आप ऑडिट को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो, जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना स्टार्ट करते हो, तो आप अपनी प्लानिंग को चेंज करते हो। चेंज इन प्लान। जरूरी नहीं है ना जैसा आपने प्लान बनाया था वैसा ही ऑडिट होगा, है ना। एंटिटी एंटिटी का माहौल चेंज होता है, एंटिटी का परफॉर्मेंस चेंज होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो आपको भी अपने ऑडिट प्लान को समय समय पर चेंज करना पड़ता है। फिर एक लास्ट होती है आपकी रिपोर्टिंग स्टेज, जब आप ऑडिट रिपोर्ट जब बनाते हो। अभी फिलहाल हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऑडिट को प्लान करते हैं और जब हम ऑडिट को परफॉर्म करते हैं, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग होती है वो किस तरीके से बनती है और चेंज होती है। प्लान बनाने के बाद में हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन पर्पस। किस प्रकार की ऑडिट पर्पस लगे? अगर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको रैप लगाना पड़ता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इनिशियल लेवल पर जब आप ऑडिट करना स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। अगर आपको ज्यादा रिस्क दिख रहा है तो आप ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर को लगाएंगे। सिंपल है। ये तो हुआ कि आपने रिस्क को कैलकुलेट किया। अब होता है फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो असली ऑडिट है, जिसमें आप बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाएंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहाँ तो आपने सिर्फ ये देखा था कि आरओएमएम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और करता है तो कितना करता है, कम करता है कि ज्यादा करता है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता। ऑडिट रिस्क कभी जीरो तो हो नहीं सकता। उसके आधार पर आप फैप डिसाइड करते हो, और फैप असली ऑडिट होता है जो आपको एविडेंस ढूंढ के देगा। सही है। ये वो पर्पस के आधार पर है। आपका पर्पस क्या है, रैप लगाना कि फैप लगाना? फिर आ जाओ मेथड्स। अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं ऑडिट में। इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ढूंढते हैं, ऑब्जर्वेशन है, कंफर्मेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर है जिसमें हम फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और रिकैलकुलेशन है, एस्टिमेशन का रिकैलकुलेशन है ना, जजमेंट्स का रिकैलकुलेशन है, एंड री परफॉर्मेंसेस है, ठीक है। अब अगर लॉजिकली देखें तो 300 ऐसे 300 कहता है कि जब आप ऑडिट को प्लान करते हो तो आप दो चीजें बनाते हो। आप बनाते हो अपनी एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है, और उसके आधार पर बनाते हो आप ऑडिट प्लान। पहले बनाते हो आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को देख के एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, फिर उसके आधार पर एक प्लान बनाया जाता है। अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए, अलग अलग अकाउंट बैलेंसेस के लिए, अलग अलग डिस्क्लोजर्स के लिए अलग अलग प्लानिंग की जाती है, ठीक है। सर प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें क्या समझना होगा? हमें पहले अपने क्लाइंट को समझना होगा, उसके नेचर ऑफ बिजनेस को समझना होगा, उसके साइज ऑफ बिजनेस को समझना होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा। फिर हम अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान करेंगे। उसके लिए 3 चीजें करनी पड़ती हैं दोस्तों। सबसे पहले आप बनाते हो ऑडिट स्ट्रेटेजी। उसमें आप सबसे पहले डिसाइड करते हो कि मेरे को कितना मैन पावर लगेगा, किस क्वांटिटी का, किस क्वालिटी का, क्या टाइम लगेगा, कितना, ठीक है, कितना मनी लगेगा आपको, है ना। किसी और ऑडिटर की मदद लेनी है क्या, कोई और एक्सपर्ट की मदद लेनी है क्या? तो ऑडिट स्ट्रेटेजी में आप क्या डिसाइड करने वाले हो? मैन पावर प्लानिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, मनी एंड यूज ऑफ वर्क ऑफ अदर्स। फिर आप इन स्ट्रेटेजी में बेसिकली क्या करते हो? आपका ऑडिट का दायरा क्या होगा, आप ऑडिट कब कब करोगे और किस दिशा में करोगे ऑडिट को, ठीक है, आपका इरादा क्या है। ऑडिट स्ट्रेटेजी टॉक्स अबाउट मैन पावर प्लानिंग,
ठीक है, द क्वांटिटी, द क्वालिटी, द टाइम, द मनी, द यूज ऑफ वर्क ऑफ अदर्स ऑडिटर, द एक्सपर्ट्स, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। हो गया। फिर आप आ जाते हो ऑडिट। आपने स्ट्रेटेजी बना ली, मैन पावर को इकट्ठा कर लिया, अपना दायरा डिसाइड कर लिया, टाइमिंग डिसाइड कर ली, डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, एनटीई का मतलब क्या होता है? ऑडिट प्लानिंग करेंगे आप। ऑडिट प्लानिंग में क्या होगा बेटा, आप यूज करेंगे रैप और फैप। एंड जब फैप से भी बात नहीं बनती, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाई जाती है टू गेट द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो फिर से रिपीट करते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी टॉक अबाउट, बोलो, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। मैन पावर प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग टॉक्स अबाउट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में क्या क्या डिसाइड, कैसे कैसे डिसाइड होगा? ट्रैप, फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर। और आखिरी में बनाया जाता है बेटा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम हर एंटिटी के लिए नहीं बनाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज एंटिटीज के लिए बनाया जाएगा। प्रोग्राम का मतलब क्या होगा? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग प्लानिंग की बनाई जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग ऑडिट किए जाएंगे। समझ रहे ना? लार्ज एंटिटीज है जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, है ना? सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है। आपको क्या लिखा ना? लिस्ट ऑफ आइटम वाइज चेक की जाती है, माइक्रो प्लानिंग की जाती है, एक एक ट्रांजेक्शन पर, एक एक फाइनेंशियल आइटम पर ऑडिट प्रोसीजर को लगाया जाए। तो स्ट्रैटेजी किसकी बात करता है? स्कोप, डायरेक्शन, टाइमिंग एंड मैन पावर प्लानिंग की। प्लानिंग किसकी बात करता है? रैप, फैप और ओएपी की। एनटीई की बात करता है बेसिकली। और ऑडिट प्रोग्राम बात करता है बेटा लिस्ट ऑफ आइटम्स वाइज, हर आइटम पर एक ऑडिट प्रोसीजर लगा के माइक्रो प्लानिंग करके उसकी ऑडिट की जाएगी। तो ऑडिट प्रोग्राम हर एंटिटी पे नहीं आएगा, वो सिर्फ लार्ज एंटिटीज पे आता है। ठीक है। अब आपको तो पता है एस्टेब्लिशमेंट, पहले आप बनाते हो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, फिर ऑडिट प्लानिंग। और ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों देखो लॉजिक कैसा है। बोलता है नॉट नेसेसरी कि ये डिस्क्रीट हो, अलग हो, और नॉट नेसेसरी कि ये सीक्वेंशियल हो, एक दूसरे के बाद है। ये एक साथ भी इन्हें, इन दोनों को इंटरचेंजली भी इन वर्ड को यूज किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग भी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि कौन किसके बाद आएगा। ओवरऑल ऑडिट प्लस स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान इंटर रिलेटेड है। देखने में दोनों अलग अलग लगते हैं, बट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर भी हैं कहीं ना कहीं। वैसे प्लानिंग के बारे में क्या बोला जाता है बेटा? सर जब प्लानिंग की जाती है ना, तो आप ऑडिट रिस्क को इतना कम कर देते हो कि वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाता है, क्योंकि आप उसको जीरो तो कर नहीं सकते। इतना कम कर देते हो कि आपका ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट ना हो, अप्रोप्रिएट हो। मतलब क्योंकि आपको तो पता है कि जो भी होगा रीजनेबल होगा, तो इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो ऑडिट प्लानिंग है वो डिस्क्रीट नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक ऑडिट होगा, जब तक प्लानिंग होगी, है ना? और वो इंटरेक्टिव है। मतलब वो, ध्यान देना, पिछली प्लानिंग खत्म होगी, पिछला ऑडिट खत्म होगा, तो अगले ऑडिट की प्लानिंग चालू हो जाएगी तुरंत। सो इट्स नॉट अ डिस्क्रीट फेस, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ कनेक्टिविटी के साथ होता है। पिछला खत्म, नया चालू। अब नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग क्या है? सर जब तक ऑडिट चलते रहेगा, जब तक प्लानिंग होती रहेगी, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको और ज्ञान चाहिए, आपको और नॉलेज चाहिए, तो ऑडिट प्रोसीजर लगाओ और ज्ञान लो, एज सिंपल एज दैट। ऑडिट की दो स्टेजेस हैं, हम सबको पता है। रैप बात करता है 315 की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ आरओएमएम। अब आरओएमएम आपको जानना है कि रिस्क क्या है, तो पहले आपको एंटिटी को समझना होगा, फिर आपको उसके एनवायरमेंट को समझना होगा। ठीक है। तो थिंग्स टू बी डन बिफोर रैप, रैप के पहले क्या क्या करना होगा? एंटिटी को समझो, एनवायरमेंट को समझो, साइज को समझो, कॉम्प्लेक्सिटी को समझो। ठीक है। फैब का मतलब क्या? 330। यहाँ ऑडिटर का जो रिस्पॉन्स है, असेसर, आपने रिस्क को असेस कर लिया, अब आपने उस रिस्क को लेके कैसे रिस्पॉन्ड किया, कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाई, कंफर्मेशन किए, ऑब्जर्वेशन किए। तो पहले 15 होगा, फिर 330 होगा। ये भूलना नहीं है आपको, ये लिख के रखना है अपनी कॉपी में सब कुछ, ये जो मैंने लिख के रखा है। आवाज ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब जब ये पढ़ाने के बाद मैं इधर आऊंगा, तो मैं गारंटी दूं आप लोगों को चीज समझ जाएंगी। सबसे पहला सवाल क्या है बच्चों? सर सबसे पहला सवाल है, व्हाट आर द फैक्टर्स बी कंसीडर्ड बाय एन ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब अभी हम लोगों ने पढ़े कि अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, तो कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे। सर बड़ा इजी है। इजी तो है दोस्त, ऐसा तो नहीं है कि इजी नहीं है। सबसे पहले मैं देखूंगा इंगेजमेंट। मैं इंगेजमेंट में हूँ ना, मैं अपने क्लाइंट के साथ इंगेजमेंट में हूँ, तो हमारी इंगेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और हमारा क्या दायरा है। क्योंकि जहां ऑडिट स्ट्रेटेजी आया तो स्कोप की बात हो जाती है।
ठीक है? जैसे हमारा ऑडिट कवरेज क्या है, हम कितनी लोकेशंस पे जाके ऑडिट करने वाले हैं, आपकी कौन-कौन सी ब्रांचेज़ उसमें इंक्लूड होगी, कौन-कौन से बिज़नेस सेगमेंट को हम लोग ऑडिट करेंगे, प्रोडक्शन को, फाइनेंस को, कॉस्ट को, आईटी जो भी होगा। क्या उसके लिए स्पेशल नॉलेज की नीड पड़ेगी, कोई टीम लगेगी मुझे एक्स्ट्रा, ठीक है? प्रीवियस ऑडिट जो किए गए थे, उनको मैं ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ क्या? है ना? क्योंकि मैं उनको एविडेंस की तरह यूज़ करूँगा, तो मैं अच्छे से रैप को यूज़ कर पाऊँगा फिर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को। ऑडिट चालू करने के पहले रैप होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, तो अगर प्रीवियस ऑडिट का एविडेंस मिल जाएगा, है ना? तो उससे मेरे को और आसानी हो जाएगी। ये हुआ पहला। पहला हुआ कि आपने एक एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को समझा और अपना दायरा समझा। फिर आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? बोलता है ascertaining the reporting objective of engagement to plan the timing of audit and the nature of communication required। ये बहुत इजी है। एग्जाम्पल समझो, अभी जो गोदागादी के ऊपर ध्यान मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर रीजनेबल एश्योरेंस देना, उसी के हिसाब से आप अपनी ऑडिट की प्लानिंग करते हो, टाइमिंग करते हो। बहुत ईजी है, बोलना मत। देखो, अगर आपका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, अगर आपका कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो आपका डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा, फिर आप ढूंढोगे कम ना। जब इनहेरेंटली ही ज्यादा होगा, कंट्रोल ही ज्यादा होगा, तो ढूंढने का सवाल तो उठते हुए तो कम हो जाएगा। सुनना बुरी बात है। आप कब कब ऑडिट करोगे? सर मैं बीच में भी ऑडिट करूंगा, मैं अंत में भी ऑडिट करूंगा, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। समय समय पर सर मैं इन लोगों से मिलते रहूंगा, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। उनसे मैं डिस्कस करते रहूंगा अपने एनटीई, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट 260 265, ठीक है? उनसे मैं डिस्कस करके ये भी बताऊंगा कि मैं किस प्रकार की और कब कब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करूंगा। सर अलग अलग प्रकार की होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान, टाइमिंग क्या है ऑडिट की, ठीक है? और कौन कौन से कम्युनिकेशन किए जाएंगे किन किन के साथ में। तो कौन कौन से कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं? पहला है सर, मैं इंटरिम और फाइनल स्टेज पे ऑडिट करूंगा। फिर मैं मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूडी से अपना एनटीई डिस्कस करूंगा। फिर मैं मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूडी से अपनी एक्सपेक्टेड जो रिपोर्ट है उसकी टाइप और उसकी टाइमिंग डिस्कस करूंगा। सही है? तो पहला हो गया मेरे एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्कोप। दूसरा मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्लान और टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड मेरे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तीसरा क्या है? कंसिडर द फैक्टर्स इन ऑडिटर, तेरे को जो प्रोफेशनल जजमेंट में लगता है जो सिग्निफिकेंट है ना, जिससे तेरी टीम के एफर्ट सही तरीके से जाए। क्या बोला मैंने? तूने पहले अपने एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को समझा और अपने दायरे को समझा। फिर तूने क्या बोला कि भाई साहब, मेरे को अपना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो कम्युनिकेट करने का मौका दो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट से, ठीक है? और मेरी जो टाइमिंग ऑफ ऑडिट है वो भी मुझे पता होना चाहिए, कब कब करना है, बीच में करना है कि साल के अंत में करना है। अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ अपने जजमेंट के आधार पर कि मेरे टीम के एफर्ट्स किस दिशा निर्देश में जाना चाहिए। सिंपल सा फंडा है बेटा। तुम्हारे जो एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स हैं, वो डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, वो इंडस्ट्री कौन कौन से रेगुलेशंस को फॉलो करती है, कोई नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं क्या, ठीक है? बराबर है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंजेस आए हैं क्या, जैसे इंड एएस आए हैं, कोई लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं क्या, जैसे नए लॉज लेके आती है गवर्नमेंट। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, अगर ये चेंजेस आते हैं तो आपको अपने टीम एफर्ट्स, अपने एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को, उसको दिशा निर्देश को चेंज करना पड़ेगा। और ये सब कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट डिसाइड करेगा कि हमें ये तीन चीजें पता करनी है। क्या क्या बोलो? इंडस्ट्री के रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। हो गया तीसरा। चौथा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो आपको पता है प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? ऑडिट चालू करने के पहले अपनी टीम को इकट्ठा करना, है ना, स्ट्रैटेजी बनाना। दूसरी बात, और पांचवा पॉइंट क्या है? नॉलेज गेन इन अदर एंगेजमेंट्स। अगर आपके एंगेजमेंट पार्टनर ने, बोलो, इसी प्रकार की एंटिटी का कोई प्रीवियस ऑडिट किया था सेम इंडस्ट्री में, इसी प्रकार की एंटिटी का कोई प्रीवियस ऑडिट किया था सेम इंडस्ट्री में, तो उस नॉलेज को यूज करना इस ऑडिट में। सर कैसे यूज करूंगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एंटिटी में ऑडिट कर रहा हूँ जिसका नाम है एक्स, और मैं एक एंटिटी में ऑडिट कर चुका हूँ जिसका नाम है वाई। दोनों का एक ही काम है। फॉर एग्जांपल दोनों आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो जो जो ज्ञान मुझे वाई में ऑडिट करते वक्त मिला, जो एरियाज में मुझे लगा कि हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहूंगा।
सही है। फिर मुझे ये भी पता चलता होगा कि इन 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 एंटिटीज में इंटरनल कंट्रोल कैसे काम करता है, उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर रहूंगा। इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या कमियां होती है, समझ रहे ना, इंक्लूडिंग द नेचर। जब कमियां हुई तो मैंने उन पे क्या एक्शन लिया। ये सब चीजें मुझे एंगेजमेंट, पुरानी एंगेजमेंट से हेल्प होती है, जो सिमिलर इंडस्ट्री में मैंने डिफरेंट एंटिटी के साथ किया था। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसके आधार पर मैं रिलाई करूंगा इंटरनल कंट्रोल पर। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिस्क, एग्जांपल लेता हूँ, अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन पर रिस्क है, तो मेरा जो भरोसा इंटरनल कंट्रोल पे वो क्या हो जाएगा, कम। समझे मैंने क्या बोला? अगर आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन पे रिस्क ज्यादा है, तो मेरा इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा क्या हो जाएगा, कम। और मेरा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन पे मतलब रिस्क कम है, तो इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन भी किस पर डिसाइड होगा, सैम्पलिंग के आधार पर। समझ में आ रहा है? तो पूरा जोन में आया। अब देखो शुरू से पढ़ लो। हाँ, ओवरऑल स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी। पहले मैं एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर अपना दायरा डिसाइड करूंगा। सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ मेरा ऑडिट कवरेज क्या है, मुझे कितनी लोकेशंस पे जाना है ऑडिट करने के लिए, कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट में ऑडिट करना है, प्रीवियस ऑडिट के ऑडिट एविडेंस को यूज करना है क्या, फिर मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कब कब ऑडिट करूंगा, किन किन से कम्युनिकेट करूंगा, फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैं अपने जजमेंट के आधार पर डिसाइड करूंगा, जो मेरे टीम के एफर्ट्स को डिसाइड करेंगे, जैसे इंडस्ट्री के रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड लीगल एनवायरमेंट। फिर मुझे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हेल्प करेगी क्या, पढ़े अपन लोगों ने वो, जिसमें अपना एंटी नेचर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीजें है ना, ओनर के बारे में जानकारी रखना, उनके बिजनेस के बारे में। और मैंने अगर सिमिलर एंटिटी, मतलब सिमिलर इंडस्ट्री में डिफरेंट एंटिटी में, सिमिलर इंडस्ट्री में डिफरेंट एंटिटी में अगर एंगेजमेंट परफॉर्म किया था, तो क्या वो मेरे को आरओएमएम डिसाइड करने में हेल्प करेगा, क्या वो इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी पता करने में हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा। और ट्रांजेक्शन्स की भी, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के आधार पर कितना भरोसा करना है कंट्रोल पे, वो भी decide करेगा। और लास्ट क्या देखा है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे हेल्प करेगा टू डिसाइड मेरा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपनी टीम बनाना और अपनी एक्सपर्टीज, कितना पैसा लगेगा, टीम में कितने लोग होने और कौन कौन से एक्सपर्ट लगेंगे, ये मेरे को डिसाइड करना होगा। सही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ गई होंगी। ये मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाने में ये चीजें मुझे हेल्प करती हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाने में ये चीजें मुझे हेल्प करती हैं। क्लियर? नोट में क्या लिखा है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। सर सबसे पहले 220 होता है, इसमें आप क्वालिटी कंट्रोल डिसाइड करते हो। आप क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी उससे डिसाइड होगी आपकी क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, आप ये देखोगे कि एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया कि नहीं किया, क्योंकि एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो मैं अपने से इंडिपेंडेंस को सेफ गार्ड कर पाऊंगा। है ना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझो, तो 210 के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है? प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकते हो जो इनका ऑलरेडी काम कर चुका है। एक बार रिपीट कर लें, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसेट क्वालिटी कंट्रोल, एसयूसी, क्लाइंट रिलेशनशिप्स की बेटर होनी चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है ना, एंटिटी के अंदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझना है। ठीक है, और प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकते हो आप। तो 220, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड फिर प्रीडिसर ऑडिटर। ये आप कर सकते हैं एंगेजमेंट के पहले, अपने आप को एंगेज करने के पहले ये चार काम कर सकते हैं आप। सही है? अरे बोलो। अभी ये जो उधर उधर पढ़ाया था देखो ना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या डिसाइड होता है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। इससे आप ऑडिट, पहले स्ट्रेटेजी में आप क्या डिसाइड करते हो, दायरा, समय और दिशा, फिर आप ऑडिट प्लान बनाते हो। सही है कि नहीं सही है ना? स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करती है टू डिटरमाइन द बोलो कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप बनाने में बहुत हेल्प करती है। अब रैप, अब क्या क्या डिसाइड होगा, तो रिसोर्सेस को कौन कौन सी एरियाज में यूज करना है, एक्सपीरियंस टीम मेंबर चाहिए हायर रिस्क एरियाज में, एक्सपर्ट की नीड होगी कॉम्प्लेक्स मैटर में। फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर आपने रिस्क को असेस कर लिया, तो स्ट्रैटेजी आपको कैसे हेल्प करती है, जहां जहां रिस्क ज्यादा है वहां पर एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जहां कॉम्प्लेक्स है वहां एक्सपर्ट चाहिए, कितना रिसोर्सेस लगेगा, सही है, कितने टीम मेंबर्स होंगे,
क्लियर है ना? क्लियर है? जैसे इन्वेंटरी को काउंट करने जाना है तो कौन-कौन सी लोकेशंस पे जाना है इसके आधार पर, ठीक है? तो रिसोर्सेज़, उनका एरियाज़, हायर एरियाज़ में एक्सपीरियंस टीम, कॉम्प्लेक्स मैटर में एक्सपर्ट। फिर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज़, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, लोकेशंस में इन्वेंटरी काउंट करने के लिए। फिर कब-कब रिसोर्सेज़ को हम यूज़ करेंगे? क्या हम इंटरिम ऑडिट में यूज़ करेंगे या बिगिनिंग में यूज़ करेंगे या एंड में यूज़ करेंगे? कब-कब इनको यूज़ करना है? एंड हाउ रिसोर्सेज़ आर मैनेज्ड, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज़। ठीक है? अब इतने से इतना बड़ा एंगेजमेंट टीम होगा आपका, तो उनको मैनेज करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको सुपरवाइज़ करना, उनको समय-समय पर ऑडिट प्लान की ब्रीफिंग देना, एक्सप्लेन करना, है ना? इंक्लूड करना ब्रीफिंग्स को, कौन करेगा, किसको ज़िम्मेदारी देनी होगी क्योंकि उनको बार-बार प्लान समझाना पड़ेगा। फिर ऐसे एंगेजमेंट पार्टनर और उसके जो मैनेजर्स होंगे, उनको रिव्यूज़ दिए जाएँगे, समय-समय पर, ऑन द जॉब भी और ऑफ द जॉब भी। तो ये 4 सवाल भूलना मत। स्ट्रैटेजी आपकी स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन को डिसाइड करती है, उसके आधार पर आप प्लान बनाते हो। स्ट्रैटेजी आपको मदद करती है अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को बनाने के लिए। 4 चीज़ें आप बनाते हो स्ट्रैटेजी के आधार पर। रिसोर्सेज़ को कैसे यूज़ करना है, उन एरियाज़ में जहाँ रिस्क ज़्यादा है तो एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर, जहाँ कॉम्प्लेक्स मैटर है तो एक्सपर्ट, कितने अमाउंट पे रिसोर्सेज़ यूज़ करने हैं, इन्वेंटरी काउंट पे, मटेरियल लोकेशंस पर, फिर रिसोर्सेज़ को कब यूज़ करना है, इंटरिम स्टेटस पे कि बिगिनिंग स्टेटस पे कि फाइनल स्टेटस पे, और फिर रिसोर्सेज़ को कौन मैनेज करेगा, डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज़ करेगा। कब-कब समय-समय पर मीटिंग्स की जाएँगी, उनको ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान को ब्रीफ करने के लिए, डिब्रीफ करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। और टीम एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर कैसे रिव्यू, उनके रिव्यूज़ को कब कब ऑन द साइट और ऑफ द जॉब कैसे लिया जाएगा रिव्यूज़। ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, ठीक है? जिससे आप प्लान बनाते हो, स्ट्रैटेजी के आधार पर प्लान बनता है। भूलना मत, स्ट्रैटेजी के आधार पर प्लान बनता है। ये मैंने अभी बताया आप लोगों को कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड व्हाइल डेवलपिंग ऑडिट प्लान। जब आपको स्ट्रैटेजी बन गई, स्ट्रैटेजी के आधार पर प्लान बना। प्लान बनाने के लिए प्लान बनाने के लिए पहले तो आपका प्लान होना वो एफिशिएंटली और टाइमली आधार पर बनना चाहिए। ऑडिट प्लान जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने ऑडिट को एफिशिएंटली करें और टाइमली आधार पर कंप्लीट करें। सर तो प्लान किस आधार पर होगा? बेटा क्लाइंट के बिज़नेस के नॉलेज के आधार पर होगा। सिंपल फंडा है। तो पहले क्लाइंट के बिज़नेस को समझो, उसके अकाउंटिंग सिस्टम को समझो। नया यूज़ कर रहा है, पुराना यूज़ कर रहा है, मैनुअल है, क्या ऑनलाइन है, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को समझो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से अपनाए उन लोगों ने, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को समझो, ठीक है? फिर ये डिसाइड करो कि आपको उनके इंटरनल कंट्रोल पे कितना भरोसा करना है, ठीक है? सही है? फिर ये डिटरमाइन करो कि आप एनटीई कैसे डिसाइड करना है, मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म। और अगर आपको लगता है तो आप किसी और से भी हेल्प ले सकते हो विद अनदर ऑडिटर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो एक बार रिपीट कर दो बेटा, प्लान में क्या-क्या कवर होगा? सर क्लाइंट के बिज़नेस का नॉलेज, उसके अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज, उसकी पॉलिसीज़, उसके इंटरनल कंट्रोल। फिर मुझे कितना डिग्री ऑफ रिलायंस रखना है उनके इंटरनल कंट्रोल पर। फिर मुझे एनटीए बनाना है जिसपे ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करूँगा। तो सब अगर मुझे लगता होगा तो मैं अपने वर्क को कोऑर्डिनेट भी कर लूँगा किसी और ऑडिटर के साथ में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। समय-समय पर प्लान को डेवलप करना है, रिवाइज़ करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। प्लान कभी खत्म नहीं होगा, इट इज़ अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है? पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ना ये अलग है, ना ये सीक्वेंस में है, बट ये कौन पहले आएगा नहीं पता, बट ये कहीं न कहीं एक-दूसरे से रिलेटेड है। एक में चेंजेज़ आएँगे तो दूसरे में चेंजेज़ आएँगे ही आएँगे। सही है? पहले क्या बनाई जाती है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेस, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। फिर उसके आधार पर प्लान बनाया जाएगा। प्लान के लिए नॉलेज ऑफ बिज़नेस होना, किसका? क्लाइंट का नॉलेज ऑफ बिज़नेस होना, भूलना नहीं है आपको बेटा, ठीक है? ठीक है? पहले स्ट्रैटेजी बनी, फिर प्लान बना, सही है? फिर ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? डेफिनिटली मेरे को रीज़नेबल एश्योरेंस देना है या ओपिनियन देना है और उसी के आधार पर मैं ऑडिट रिसोर्सेज़ डिसाइड करूँगा। 4 चीज़ें क्लियर हो गई? स्ट्रैटेजी के आधार पर प्लान बनेगा, प्लान के बाद ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, फिर आप ऑडिट रिसोर्सेज़ को एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। अगर आपके पास में ऑडिट प्लान नहीं है, ऑडिट स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ऑडिटर अपने रिसोर्सेज़ को बर्बाद कर देगा।
ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ऐसे 300 प्लानिंग आप अपने देखो प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है, एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 300 प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्टिवली करना है, टाइमली मैनर पे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, जब जब नीड हो प्लानिंग करो, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होना। देखो क्या लिखा है, प्लानिंग ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स की स्ट्रेटेजी बना अपनी एंगेजमेंट टीम के लिए और उसके आधार पर एक प्लान बना। अच्छी प्लानिंग होगी तो उसके क्या फायदे होंगे सर, बहुत इजी है, तुरंत याद हो जाएगा क्लास अभी तुरंत वीडियो में। हम उन एरियाज पे ध्यान दे पाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट एरियाज पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि रिसोर्सेज वैसे ही कम होते हैं, समय कम होता है। जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको पहले ही हम आइडेंटिफाई रिजॉल्व कर लेंगे टाइमली बेसिस पे, अपनी टीम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाएंगे, अपने टीम मेंबर्स को अपनी कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज के आधार पर जो रिस्क आने वाला है एंटिसिपेट कर चुके हैं ना क्या रिस्क होगा, उसके आधार पर हम उनको काम साइन करेंगे और समय समय पर हम उनको डायरेक्शंस देंगे, सुपरविजन देंगे और उनके काम को रिव्यू करेंगे। सही है, और कभी लगा तो किसी और ऑडिटर से भी हेल्प ले लेंगे जो दूसरी ब्रांचेस में बैठे, कंपोनेंट्स मतलब ब्रांचेस ऑफ द एंटिटी। क्लियर है क्या बेटा? बहुत इजी है। प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं सर? आपको हेल्प करती है प्लानिंग, क्या आप अपना बोलिए, आप अपना मैक्सिमम ध्यान इंपॉर्टेंट एरियाज पे दें जहां पर ROMM ज्यादा है। व्हाट इज ROMM? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। प्लानिंग हेल्प करती है, बोलो, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, रिजॉल्व करने में टाइमली बेसिस पर। प्लानिंग हेल्प करती है आपको अपनी टीम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्लानिंग हेल्प करती है आपके टीम मेंबर्स को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से कि वो रिस्क को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें और उनके काम को हम सही तरीके से उनको असाइन करें। प्लानिंग हेल्प करती है कि सही तरीके से टीम मेंबर्स को डायरेक्शन दिए जाए, सुपरविजन दिए जाए और उनके काम को रिव्यू किया जाए। और प्लानिंग हेल्प करती है कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी किसी ब्रांच में ऑडिट करने की अलग कंपोनेंट में, तो आप किसी और ऑडिटर की भी हेल्प ले सकते हो अगर आप वहां मौजूद नहीं रह सकते। इससे ज्यादा इजी क्या होगा? 315 कहता है भैया आपको अपना अगर ऑडिट प्लान बनाना है तो क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो क्या प्लान बनाओगे? ठीक है ना? ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्लान बनाने के लिए प्रॉपर ऑडिट प्लान नहीं बन पाएगा अगर आपको क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज नहीं है। 315 क्या होता है बता सुन। सबसे पहले सुनना, अगर तेरे को आइडेंटिफाई करना है और तेरे को एसेस करना है किस चीज को, रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट को, तो पहले तेरे को अपनी एंटिटी को समझना होगा, अपने क्लाइंट को। फिर उसके कल्चर एनवायरमेंट को समझना होगा, जो काम करने का तरीका है, उसके आधार पर तो अपनी प्लानिंग करेगा। सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 315 क्लियरली कहता है कि जब आपको क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होगा तो आप रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट को समझ पाओगे। सर कैसे समझूंगा मैं? बट सबसे पहले तो उस इंडस्ट्री को समझ, जिस इंडस्ट्री में तेरा क्लाइंट काम करता है। फिर तो उस इंडस्ट्री में लगने वाले रेगुलेशंस को समझ। फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अगर उनको समझ, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल कितना कंपटीशन है वहां पर, उस एंटिटी और उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उनकी डिमांड को फुलफिल करने की कैपेसिटी क्या है, कौन सा माल बेचा जा रहा है, प्राइस कंपटीशन है क्या, समझ रहे ना? साइक्लिकल है कि सीजनल है, साइक्लिकल रिसेशन इन्फ्लेशन पे डिपेंड है कि नेचर पे डिपेंड है ना, ठंडा गर्म है ना, ठंडी गर्मी। उनके और उनके कस्टमर के रिलेशनशिप क्या है, सप्लायर से रिलेशनशिप क्या है। सही है? उनसे माल खरीदने वाले लोग कौन है, रिलेटेड पार्टी है कि एक ही आदमी खरीद रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या है उस एंटिटी में। क्लियर है? और रेगुलेशंस का क्या इम्पैक्ट होता है उन पर। ये हुआ पहला। फिर इंडस्ट्री को समझने की बात करता है, उसके रेगुलेशंस को और उसके एक्सटर्नल फोर्सेस को। फिर बात होती है नेचर, उनका ऑपरेशन किस तरीके से काम करते हैं, उनका गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ओनरशिप किसके पास में है, किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट वहां पर आए, इक्विटी के रूप में, डेट के रूप में, एंजल इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट वो प्लान कर रहे हैं आगे जाके।
और एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से वो फाइनेंस्ड है। फाइनेंस इक्विटी के रूप में, डेट के रूप में, ये देखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ एंटिटी में क्या होगा, उनके ऑपरेशंस क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो एक स्पेशल पर्पस एंटिटी है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है, समझ में आ रहा है क्या, किस तरीके से होल्डिंग्स है, सब्सिडरीज है, और हाउ इट इज फाइनेंस, कहाँ से पैसे का जुगाड़ किया उसने, इन नेचर ऑफ एंटिटी में होगा। ऑपरेशन, ओनरशिप, गवर्नेंस, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंटिटी का स्ट्रक्चर और उसका फाइनेंसिंग पॉलिसी। फिर वो कौन कौन सी पॉलिसीज को उन्होंने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट किया, आपको याद हो जाएगा। फिर उसको कैसे एप्लीकेशन में लेके आए, और अगर चेंज किया तो उसके रीजन बताए गया। सही है। और क्या उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है बिजनेस के हिसाब से। सही है, जैसे बाइजूस वाला एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ आप लोगों को। और क्या वो देश की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कंसिस्टेंट है। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो सरकार डिसाइड करती है ना, आईसीआई डिसाइड करता है ना। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को उन्होंने सिलेक्ट किया, फिर उसको प्रॉपरली एप्लीकेशन में लेके आए, अगर चेंज किए तो उसके रीजंस बताए क्या। फिर ये भी देखना है कि पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है क्या बिजनेस के हिसाब से, कंसिस्टेंट है क्या रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से और इंडस्ट्री के हिसाब से। चौथा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। एंटिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या स्ट्रेटजीज है ना, एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट में रिजल्ट इन, बोलो ऐसे रिस्क जिसमें आरओएम हो सकता है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, ऐसे रिस्क जिसमें आरओएम हो सकता है। सर ये इंडस्ट्री जो है ना, इसमें बहुत सारे रिस्क है। ये ना अपने प्रोडक्ट को अप टू डेट नहीं रखती है, अपनी टेक्नोलॉजी को अप टू डेट नहीं रखती है, तो ये बंद हो सकती है, इसको नुकसान हो सकता है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड है सप्लायर्स पर, इन्होंने माल देना बंद कर दिया तो इनके पास सामान नहीं आएगा सर। इनके पास में सर अच्छे एक्सपर्ट एम्प्लॉयज नहीं है सर, जो इंडस्ट्री के चेंजेस को सही तरीके से संभाल सके। इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं ना, तो आपके पास सही एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज होने चाहिए। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या तो इनएफिशिएंट है या फिर एक्सेसिव है, जिससे इनका डिमांड का सही एस्टिमेशन नहीं हो पाता, या तो कभी कम बना लेते हैं गुड्स को, या ज्यादा बना लेते हैं। सही है। दूसरी बात, इनके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का लेकर फाइनेंसिंग उतनी नहीं है, क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की फाइनेंशियल कैपेसिटी को फॉर दिस कन्वीनियंस टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उतना फाइनेंस नहीं आ पा रहा, उनके पास में पैसा नहीं आ पा रहा। ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी। और लास्ट क्या लिखा बच्चे, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सर कैसे मेजर करूंगा मैं, भाई सिंपल है, रिपोर्ट्स पढ़ ले, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स की कंफर्मेशन गूगल पे पड़ी रहती है, बड़े बड़े वेबसाइट पे होती है, एजेंसीज की रेटिंग्स देख ले क्रिसिल केयर की, उससे देखो अंदाजा हो जाएगा। तो 5 पॉइंट है, भूलना नहीं है 315 में, बहुत जबरदस्त है। इंडस्ट्री, उसका रेगुलेशन, एक्सटर्नल फोर्सेस, नेचर ऑफ एंटिटी, उनका ऑपरेशन, ओनरशिप, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंटिटी का स्ट्रक्चर, तो कैसे फाइनेंस होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या सिलेक्शन है, एप्लीकेशन है, चेंजेस है, चेंज किए गए तो उसका कोई रीजन है क्या, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस के हिसाब से, कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, आपका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो स्ट्रेटेजी है, और जो बिजनेस का रिस्क है ना, उसको लेके क्या कौन कौन सी चीजें चेक करनी है। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें आप याद रखेंगे। और आखिरी में उनके परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे, तो बाहर जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा, उसको पढ़ सकते हो आप। तो 315 आपको अंदाजा दे देगा कि कितना रिस्क है एंटिटी में और उसके एनवायरमेंट में। समझो बेटा, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो डिस्क्रीट नहीं है, वो अलग नहीं है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इंटरैक्टिव प्रोसेस है। एक प्लानिंग खत्म होती है, अगले ऑडिट की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो इजी चीज है। प्लानिंग में आप क्या क्या करते हो, सर हम डेफिनेटली एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करते हैं। हम उस एंटिटी के लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझते हैं, बहुत ईजी है यार। हम मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, सर बेंचमार्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे चेक करना, अगर हमें लगता हो तो एक्सपर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, और अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बहुत ईजी है ना। 300 में डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो क्यों है, तो ये सब चीजें आप बताएंगे कि हमें ये सब साल भर करना होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगानी होंगी आरएपी के लिए, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को समझना होगा,
मॉडलिटी को डिटरमाइन करना होगा, एक्सपर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करनी होगी, अदरवाइज का प्रोसीजर। ये भी इजी है, ये भी बहुत इजी है, अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को। और जो स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान जो है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेफिनेटली सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले स्ट्रेटेजी बनती है, उसके आधार पर प्लान बनता है, फिर ऑडिट ऑब्जेक्टिव होता है, सही है कि नहीं, फिर रिसोर्सेज डिसाइड किए जाते हैं किस तरीके से यूज करना है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम प्लानिंग करोगे, वैसे याद करो, जो भी तुम प्लानिंग करोगे तो ऑडिटर डिसाइड करेगा। ध्यान देना कि एंटिटी के मैनेजमेंट से हम उसको डिस्कस करें, क्योंकि उन्हीं के लिए तो हम ऑडिट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना, ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट। यस सर, बिल्कुल, कि प्रॉपरली ऑडिट एंगेजमेंट हो, बीच में कोई रुकावट ना हो, सब ट्रांसपेरेंट रहे। बेटा जब तुम उनसे मैटर डिस्कस करोगे ना, तो उनसे सब कुछ डिस्कस मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारी ऑडिट की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, है ना? नहीं तो फिर कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन होगी? फिर बाहर जो यूजर बैठे हैं वो तो बोलेंगे तुम तो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। तो उनसे एलिमेंट, प्लानिंग के एलिमेंट्स डिस्कस करना कि इतने लोग हैं, यहाँ यहाँ ऑडिट करने के लिए जाएंगे, इतना समय लगेगा, क्या करने वाले हो, क्या चेक करने वाले हो, क्या पूछने वाले हो, ये सब नहीं। तीसरा, डिस्कस द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ डिटेल ऑडिट प्रोसीजर्स विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बता देना भाई मेरा नेचर ऑफ, मैं ये प्रकार की ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाला हूँ, कब लगाऊंगा, बीच में, अंत में। ठीक है, सुनना पूरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप, चार चीजें इसमें हैं, पहले तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, फिर प्लान बनाते हो, जिम्मेदारी किसकी, ऑडिटर की। फिर आप मैनेजमेंट को और क्लाइंट के स्टाफ को इन्वॉल्व करते हो, तो उनसे सिर्फ डिस्कस करना लिमिट्स, ऊपरी ऊपरी बातें। प्लान और स्ट्रेटेजी इतनी डिस्कस मत कर लेना कि तुम्हारी इफेक्टिवनेस ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। उनके साथ में ऑडिट प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस मत करना, नहीं तो फिर तो प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, तो पता चल जाएगा तुम क्या पूछने वाले हो, क्या चेक करने वाले हो। सही है, तो पहले क्या बोलता है, उनसे डिस्कस करना एलिमेंट्स, फिर बोलता है ऐसे मत करना कि चीजें ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फिर बोलता है अगर बहुत डिटेल में कर लो तो प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। सही है, उनको पता चल जाएगा ना तुम क्या करने वाले हो, तो पहले से रेडी रहेंगे। तीसरा, अपनी टीम को इन्वॉल्व करो, उसमें टीम पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा, अदर की मेंबर्स रहेंगे जो प्लानिंग करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, जो इनसाइट, जो नॉलेज उन्होंने साल भर से, सालों से गैदर किया है। क्लियर है, उससे तुम्हारी जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव भी रहेगी और एफिशिएंट भी रहेगी, टाइमली भी होगी और क्वालिटेटिव भी रहेगी। और these discussions often occur overall ठीक है, तो ये जिम्मेदारियां किसकी हैं बोलो, ऑडिटर की है। समझ में आ गया, इजी था। तो स्टाफ को इन्वॉल्व करो, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो, बट अपनी ऑडिट इफेक्टिवनेस को कंप्रोमाइज मत करो, प्रेडिक्टेबल मत बनो। अपने पार्टनर्स को और की मेंबर्स को बोलो कि आप समय समय पर अपने एक्सपीरियंस और इनसाइटनेस के आधार पर ऑडिट प्लानिंग की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाते रहें। ये इजी है, ये आप, प्लानिंग एक जैसे नहीं होगी, समय समय पर चेंज होगी, क्योंकि समय समय पर एंटिटी का माहौल इंटरनली और एक्सटर्नली भी चेंज होता है। आपको अपनी प्लानिंग को अपडेट करना होगा, चेंज करना होगा, इजी है बेटा, आ जाएगा आपको ड्यूरिंग द कोर्स। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, डीमर्जर्स, मर्जर्स, लॉसेस, प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, माहौल चेंज हो रहा है, देश का हालात चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। क्लियर, ये आ जाएगा आपको, ये छोटा सा आंसर है, आप खुद कर लेंगे इसको। हाँ, क्या क्या आपका डीएसआर डिसाइड करता है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। बहुत इजी है बेटा, ऑडिटर प्लान करेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, कि मेरा ऑडिट किस दिशा में जाना चाहिए, उसको कैसे मैं सुपरवाइज करूंगा, तो कैसे कैसे मैं अपनी ऑडिट टीम के काम को रिव्यू करूंगा समय समय पर। सही है सर, तो कैसे डिसाइड होगा बेटा, आपका जो नेचर ऑफ ऑडिट है, रैप फैप, ये सब चीजें जो है, आपकी टाइमिंग ऑफ ऑडिट है, इंटरिम फाइनल, आपका एक्सटेंट ऑफ ऑडिट है, ये सब डिसाइड होता है एंटिटी के साइज पर, कॉम्प्लेक्सिटी पर। जितना बड़ा साइज, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, उतना एंटी डिटेल में होगा। क्लियर है, उतना डायरेक्शन ज्यादा दिया जाएगा, उतना सुपरविजन ज्यादा दिया जाएगा टीम मेंबर्स को, उतना काम को ज्यादा रिव्यू किया जाएगा। ऑडिट के क्या एरियाज हैं,
जहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब ध्यान दो, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना डायरेक्शन और सुपरविजन रिव्यू भी ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। दूसरा, आपके टीम मेंबर्स की कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज पर। अगर आपके टीम मेंबर कैपेबल हैं और लायक हैं तो फिर उनको बहुत डायरेक्शन सुपरविजन देने की जरूरत नहीं है, उनके काम को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। और जितने नालायक होंगे उतना आपको डीएसआर देना पड़ेगा। क्लियर, खत्म, फिनिश। छोटा सा सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे सवाल। क्या क्या डीएसआर डिसाइड करेगा? ये जो बोलता है स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, उसको लिख डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रखो तो बाद में हेल्प करता है अपने को, ये आपको आ जाएगा चीज। डॉक्यूमेंटेशन अपन 230 पढ़ चुके हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक रिकॉर्ड के रूप में यूज हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट से, एंगेजमेंट टीम से। लिखोगे तो कम्युनिकेट कर पाओगे सही तरीके से। समरी के फॉर्म में लिख के रखो ना, एक मेमोरेंडम के फॉर्म में, जिसमें तुम्हारे की डिसीजंस हो, तुम्हारे स्कोप, टाइमिंग, कंडक्ट के बारे में, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी, तुम्हारी प्लानिंग क्या थी, तूने समय समय पर क्या चेंजेस लाए, तुम्हारे बीच में जो डिस्कशंस होते थे मेंबर्स के बीच में वो क्या थे, मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यू के साथ जो कम्युनिकेशंस और डिस्कशन थे वो क्या थे, ऑडिट रिपोर्ट का जो एक ओपिनियन था वो क्या था, ये सब आप लोग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में जरूर रखें। ठीक है। मैं ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ये लार्ज एंटिटीज में होता है। प्रोग्राम बनाया जाता है एक एंटिटी पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग आइटम्स, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के आधार पर। लार्ज एंटिटीज बायजूस में किया गया होगा ना सर, लार्ज एंटिटी वहां ऑडिट प्रोग्राम बनाया गया होगा, ठीक है। इसमें सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, एविडेंस हासिल करने पर। आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हो डिटेल में, एक ही आइटम को मल्टीपल टाइम बोलो वेरीफाई किया जाएगा, मल्टीपल आइटम्स को चेक किया जाएगा, ठीक है ना। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटेल में इम्प्लीमेंट करने को ही ऑडिट प्रोग्राम बोला जाता है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा सबका? टू गेट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरी बात, क्या बायजूस के लिए जो ऑडिट प्रोग्राम होगा क्या वही वेदांतों के लिए भी होगा? नहीं सर, डिफरेंट होगा। डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज, पहले की इंडस्ट्री में काम कर रहा है बट एंटिटी डिफरेंट है, उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? ये इजी है। आप पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, जब प्रोग्राम बनाओगे तो उसका दायरा क्या होगा, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, हर प्रोग्राम का अपना एक दायरा लिमिटेशंस होता है, ठीक है। कौन कौन से एविडेंस अवेलेबल है। अब जैसे एग्जांपल है, आपने अपने ऑडिट प्रोग्राम का दायरा डिसाइड किया, उसका लिमिटेशन डिसाइड किया, फिर आपने ये डिसाइड किया कि जो भी एविडेंस मेरे पास अवेलेबल होंगे उसमें से कौन सा बेस्ट वाला होगा जो मुझे सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। फिर मुझे वही स्टेप्स और ऑडिट प्रोसीजर लगानी होंगी जो मेरे को बोलो चीजें अकम्प्लिश करने में हेल्प करेंगी। कौन कौन सी गलतियां मुझसे हो सकती हैं, कौन कौन कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। मतलब अगर आपने सेल्स को चेक किया, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा चुका हूँ पीएनएल में, तो सेल्स को और बेटर चेक करने के लिए आप कैश, अगर परचेज, इन सब को चेक कर सकते हो, तो कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू अप्लाई रिलेटेड आइटम। ये डिटेल में जा रहे हैं ना अपन लोग, ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं तो डिटेल में जा रहे हैं। फिर एलिमेंट्स हैं ऑडिट प्रोग्राम के, बोलते ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न फॉर्म में होना, सर रिटर्न फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है? अपने ऑडिट प्लान को डिटेल में इंप्लीमेंट करना। सर उसमें क्या लिखे रहेगा? ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने असिस्टेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे, इंटरनल कंट्रोल पे कितना भरोसा करोगे, कब कब ऑडिट प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। और ऑडिट प्रोग्राम हमेशा किसके हिसाब से होना, बोलो ऑडिट प्लान के हिसाब से। तो हमारा जो भी सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्लानिंग के हिसाब से होगी ना भाई। तो आपने साल की शुरुआत में ऑडिट करने के पहले जो प्रोग्राम बनाया है क्या उसको वैसे ही रखोगे कि समय समय पर चेंज करोगे? सर समय समय पर अपडेट करूंगा जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ेगा, नए नए ऑडिट एरियाज में ऐड होते जाएंगे, उससे तो पुराने वाले छूटते जाएंगे जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इरेलीवेंट होंगे। सही है ना। जैसे जैसे आदमी ऑडिट करता है नई नई चीजें मिलती हैं, पुरानी चीजों का रिलेवेंस शायद कभी कभी कम होते जाता है। सही है।
आप और प्रोएक्टिव हो जाते हो नए एरियाज़ में, जो पहले आपने ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया था। अरे यार! मैंने तो कभी लीगल डिपार्टमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, तो आपने ऑडिट करते-करते आपको ऐसा एहसास हुआ कि यार लीगल डिपार्टमेंट भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो चलो इसको भी वेरिफिकेशन में यूज़ किया जाए। सही, जो ओरिजिनली इंक्लूड नहीं था। और दूसरी बात, जैसे ही आप इंक्लूड करोगे उसको नए एरियाज़ को, तुरंत ये बात आप नोटिस में लेके आओगे अपने सीनियर टीम मेंबर्स के ध्यान में। सही है ना? क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऑडिट प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है आपको। ऑडिट प्रोग्राम रिटन फॉर्म में होना, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल्स, टाइमिंग्स और वो ऑडिट प्लान के हिसाब से होना। फिर आप समय-समय पर उसको अपडेट करोगे, ठीक है? नए ऑडिट एरियाज़ को ऐड करोगे, जो इर्रेलेवेंट होंगे उनको लेफ्ट आउट करोगे, नए एरियाज़ पे इन्फॉर्मेशन हासिल करोगे, जो ओरिजिनली ऐड नहीं थी, फिर अपने सीनियर टीम मेंबर्स के नोटिस में लेके आओगे। सही है? प्रोग्राम बनाते वक़्त किन-किन चीज़ों का ध्यान देना होगा? सर, मेरा ऑडिट का दायरा क्या है? उसके लिमिटेशंस क्या हैं? मुझे एविडेंस जो मिलने वाला अवेलेबल है, उसमें से कौन-सा वाला बेस्ट है मेरे लिए, जिसको मेरे को सैटिस्फाइड करेगा? कौन-कौन सी ऑडिट स्टेप्स और प्रोसीजर्स लगानी है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? कौन-कौन सी गलतियाँ मुझसे हो सकती हैं और कौन-कौन से आइटम्स को किस-किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके ऑडिट प्रोसीजर लगा के पता करना होगा? जो मैंने सेल्स का एग्ज़ाम्पल दिया आपको। सो इट्स अ सीरीज़ ऑफ वेरिफिकेशन, जो एक स्टेटमेंट पर, एक अकाउंट्स में लगाया जाता है एविडेंस हासिल करने के लिए, ओपिनियन देने के लिए। सो इट्स नथिंग बट डिटेल ऑडिट प्लान। समझा? ये एडवांटेज है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जब कोई चीज़ डिटेल में बनाई जाएगी, सब कुछ क्लियर होगा। वो आप है ना? आपके पूरे ऑडिट पर्सपेक्टिव को समझाएगा। सही है? आप सही असिस्टेंट को चूज़ कर पाओगे। सही है? इन चीज़ों को, ये जो डेंजर है ना? क्या होता है, कुछ चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, कुछ बुक्स और रिकॉर्ड्स को। तो अगर सही तरीके से ऑडिट प्रोग्राम करेंगे तो ये चीज़ें बोलो सिस्टमैटिकली हम ओवरलुक कर पाएँगे, इसको ध्यान दे पाएँगे इन चीज़ों पर। ना ये डेंजर कम हो जाएगा। चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम प्रोग्राम में सिर्फ़ एंगेजमेंट पार्टनर की साइन नहीं ले रहे हैं, इनकी भी साइन लेंगे, तो इनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाएँगे हम, है ना? और इन इफ नेसेसरी द बर्डन विल बी ट्रेस्ड बैक टू द असिस्टेंट। और क्या होगा, जब आपने एक काम किया है, तो आपके काम करने के बाद में आपको याद दिलाया जाएगा, देखो कि आपकी साइन ली गई थी। ठीक है? द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट इन हैंड बाय एग्जामिनेशन ऑडिट फॉर्म। तो क्या होगा, जो मेन आदमी होगा, वो ऑडिट को कंट्रोल करेगा इस प्रोग्राम के थ्रू। और ये ऑडिट कौन परफॉर्म कर रहा है? उसके असिस्टेंट्स। सही है कि नहीं सही है? भाई सिंपल है, एक एक प्रोग्राम है तो वो तो मेन आदमी के ही पास होगा ना, तो वो तो पूरा कंट्रोल करेगा इस प्रोग्रेस को। तो बहुत सारा ऑडिट किए जा रहे हैं एक एंटिटी के अंदर। सही है कि नहीं? ये गाइड की तरह काम करेगा आने वाले सालों के लिए भी, उसी एंटिटी में या डिफरेंट एंटिटीज में। ठीक, और ऑडिट प्रोग्राम एक एविडेंस की तरह भी यूज किया जाता है। क्लियर है? कैसे? ऑडिटर पे किसी प्रकार का आपने इल्जाम लगाया नेग्लिजेंस का, कि ऑडिटर ने सही तरीके से ऑडिट नहीं किया और प्रोग्राम अच्छे से बनाया था आपने, तो वो दिखाएंगे ना, देखो प्रोग्राम इतने अच्छे से बना है पर आपने ऑडिट सही तरीके से नहीं किया, तो वो एविडेंस की तरह ऑडिटर के खिलाफ ही यूज किया जाएगा। तो ईजी है। क्लियर है ना? इनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो भूलना नहीं है। क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, एडवांटेजेस क्या है इसके? ठीक है। डिसएडवांटेज है, अब हर चीज अगर लिखी हुई है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, तो फिर कुछ ज्यादा ही मैकेनिकल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अपना जजमेंट भी लगाना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस, अपना इंसाइट भी यूज करना पड़ता है। कभी कभी आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी बस वो जो लिखी हुई चीज़ है उसको फॉलो करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर वो इतना रिजिड हो जाता है, कई बार इतना इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर पाते हो। फिर आप पुराने प्रोग्राम को ही लेके आगे बढ़ते हो, जबकि क्योंकि बड़ा है ना वो, तो बड़ी चीज़ों को चेंज करना मुश्किल होता है। जबकि बिज़नेस जो है वो अपने आप को चेंज कर चुका है और आपका ऑडिट प्रोग्राम वैसा का वैसा ही है। जब बिज़नेस चेंज हो रहा है, तो आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम को भी चेंज करना होगा। कभी-कभी जो आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो इनएफिशिएंट होते हैं, तो वो प्रोग्राम के पीछे सहारा ले लेते हैं और अपनी कमियों को छुपा लेते हैं। क्या जी प्रोग्राम में गलती थी, हम तो बढ़िया काम कर रहे थे।
हमें तो प्रोग्राम के चेंजेस बताए ही नहीं गए, समझा ना? अपनी कमियों को छुपाने का काम। और अगर जल्दी में बनाए हो, तो फिर वो डेफ़िनेटली जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, देखा है? उनके स्किल को किल कर देगा। क्या बोल रहा है? फिर टू मैकेनिकल हो जाता है, आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को समझना होगा, ठीक है? फिर कभी-कभी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, बिज़नेस चेंज हो रहा है बट आपका प्रोग्राम चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपके असिस्टेंट्स इनएफिशिएंट है, तो वो अपनी कमियों को उस प्रोग्राम के पीछे छुपा लेते हैं कि प्रोग्राम खराब था, हम खराब नहीं थे। और अगर आपने जल्दी में बनाया है, तो जो एफिशिएंट और एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स हैं, वो उनके इनिशिएटिव्स को किल कर देगा, जो काम करना चाहेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मटेरियलिटी, बेंचमार्क डिसाइड होता है, जिसके ऊपर आप चेक करते हो, जिसके नीचे आप चेक नहीं करते हैं, बेंचमार्क और मटेरियलिटी। उसके नीचे से चेक करना स्टार्ट करते हो, तो मैं बताया था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और उन सबको मिला के तो ओवरऑल मटेरियलिटी। तो ये खुद से उन्होंने एक क्वांटिटेटिव साइड होती है कि किसके ऊपर चेक करना है, किसके नीचे नहीं। ये ध्यान रखना, ये एक यूनिट दी हुई है ऑलरेडी लॉ में, हर चीज को लेके। जैसे कोई इनकम एक्सपेंडिचर है, तो वो रेवेन्यू का अगर 1% से ज्यादा है या 1 लाख विच एवर इज हायर दिया हुआ है, अगर आपके पास में कोई रेवेन्यू में 1% से ज्यादा का इनकम, तो आपको डिस्क्लोज करना है। तो इसके ऊपर 1% से ज्यादा होगा तभी चेक करना स्टार्ट करना उसको, या 1 लाख से ज्यादा विच एवर इज हायर। और नोट्स टू अकाउंट्स में कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा, अगर शेयर्स किसी शेयर होल्डर ने हेल्ड किया है, बोलो कितने, मोर देन 5% शेयर्स, तो तभी उसको आप मटेरियलिटी में लेना, नहीं तो मत लेना। ठीक है, ये कुछ केसेस है जो क्वांटिटी डिसाइड करती है। आ जाएगा आप लोगों को। कभी कभी लिखा है ना कि 5,000 5,000 भी मटेरियल होता है स्मॉल एंटिटी के लिए, कभी कभी 1 लाख भी मटेरियल नहीं होता लार्ज एंटिटी के लिए। तो ऐसे कोई बेंचमार्क डिसाइडेड नहीं है कि मटेरियलिटी क्या होगी। वो डिपेंड करता है एंटिटी पर, उसकी साइज पर, कॉम्प्लेक्सिटी पर, उस अमाउंट पर। कभी कभी एक अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो शुरुआत में तुमने बेंचमार्क डिसाइड किया, जरूरी नहीं वो अंत तक वही रहेगा। वो ऑडिट करते करते चेंजेस भी हो जाते हैं, है ना? एक परसेंटेज होता है, इसके ऊपर चेक करूंगा, इसके नीचे चेक नहीं करूंगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, नॉर्मली ये किस पे लगाया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 0.5% ऑफ टर्नओवर, इसके ऊपर इतना 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 प्रॉफिट है, इसके ऊपर चेक करूंगा, इसके नीचे चेक नहीं करूंगा, इस तरीके से। ये बेंचमार्क है आपके। तो वहां लिखा है ना, जो पीबीटी का बेंचमार्क है वो हमेशा हायर होगा टर्नओवर के बेंचमार्क से। फिर ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो पूरी मटेरियलिटी को कवर करे, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो कवर करेगा, वो क्या होगा, ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा आइटम्स। जो सिर्फ एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को कवर करेगा, वो क्या होगा, परफॉर्मेंस। तो अपने पूरे आइटम को चेक करते हैं कि नहीं सर, हम लोग सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, जहाँ से हमें एक्चुअली में आरओएम की वो आती है। ठीक है, तो जहाँ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की बात होगी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जहाँ पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी ओवरऑल मटेरियलिटी। एग्जाम्पल वहां पर दे चुका है आपको कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बेंचमार्क को डिसाइड करेंगे। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शेड 3 क्या बोलता है, अगर आपका टर्नओवर का 0.5% और 1 लाख जब सेपरेटली स्टेटेड है, तो उसको आप चेक कर सकते हो, वो बेंचमार्क हो सकता है। यानी अगर आपके टर्नओवर का 0.5% कोई ट्रांजेक्शन है, तो उसको आप मटेरियलिटी में कंसिडर कर सकते हैं, और 1 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, आपकी ओनरशिप स्ट्रक्चर, इक्विटी, डेट, ऐसी इंफॉर्मेशन होना जो मेजोरिटी के काम आए, सिर्फ आपके काम नहीं आना चाहिए। और लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से भी होना चाहिए। वही तो बेंचमार्क कैसे डिसाइड करोगे आपकी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले तो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस चेक करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से चेक करोगे, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर, ओनरशिप के हिसाब से चेक करोगे, मेजोरिटी ऑफ यूजर्स के लिए फुल होना, और लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से हो। जैसे इसमें लिखा है ना कि इनकम टैक्स में जो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स में जो पेमेंट्स होती हैं कैश की, 10,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर की जो रिसिप्ट होती हैं, लिखा है ना, एंड रिसिप्ट्स ऑफ मोर देन 2 लाख आर टू बी रिपोर्टेड, तो ये मटेरियलिटी में आएगा। जो इनकम टैक्स में जो पेमेंट्स होती है, जैसे आपने किसी को पे किया 10,000 20,000 और आपको पैसे मिले,
2 लाख। तो ये सब बोलता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब ये हर लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से मटेरियलिटी का पार्ट है। ऐसा कोई भी आइटम जो टर्नओवर का कितना है 0.5% से ज्यादा, तो मटेरियल है, इसको चेक करो। या फिर 1 लाख, विच एवर इज हायर, समझे ना? कोई भी आइटम। फॉर्म ऑफ मटेरियलिटी किसकी बात करता है? पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। किसकी बात करता है? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। ठीक है, एग्जांपल्स है पीबीटी, टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंसेस। और सोर्सेस कहाँ कहाँ से बेंचमार्क डिसाइड करोगे? पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपैरेटिव 710। पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, पिछले क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, पिछले 3 महीने के, आपके करंट ईयर का बजट, अपकमिंग ईयर्स का जो प्रोजेक्टेड बजट है, फिर करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब आपके यहाँ से साइड होगा, क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना, कितना चेक करना है, कितना चेक नहीं करना है। सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, भूलना मत। कोई भी आइटम टर्नओवर का, रेवेन्यू का 1% से ज्यादा है, या 1 लाख, या आपके टर्नओवर का 0.5% से ज्यादा है, 1 लाख पीछे वाले हाई, उसको मॉडलिटी में लिया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है। खत्म हो गया चैप्टर, ऑलमोस्ट फिनिश, वी आर फिनिश। ये आप खुद से पढ़ेंगे, ये आपको आ जाएगा, इजी है। ठीक है, इजी है। उसका कभी कभी जो लेजर अमाउंट के भी स्टेटमेंट होते हैं, वो भी यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसको नजरअंदाज ना करें। ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जो लेस अमाउंट के हैं, लेस अमाउंट के हैं, बट क्योंकि वो अफेक्ट कर सकते हैं यूजर के डिसीजन को, तो उसको भी रिपोर्ट करना है, वो भी मॉडलिटी का पार्ट होगा। तो ये पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है। मटेरियलिटी, जो जब आप मटेरियलिटी डिसाइड करोगे, तो समय समय पर चेंज करना। जो शुरुआत में होगी उसको अंत तक मत रखना, क्योंकि एंटिटी भी चेंज होती है ना साल भर में, और उसको लिख के रखना जो भी करोगे। अगर आप मटेरियलिटी लेवल को, जैसे आपने डिसाइड किया था पहले कि 5,000 के ऊपर के बिल चेक करोगे, अब जैसे जैसे आपको पता चला कि भैया तो सिर्फ 5,000 नहीं, 2,000 के बिल में भी गड़बड़ है, 3,000 के बिल में भी गड़बड़ है, तो आपका मटेरियलिटी लेवल क्या हुआ? गिरा है ना? तो क्यों गिरा? क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? उसके क्या फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे? समझ रहे हैं? उसमें क्या रिस्क हो सकता है ना? मेरा जो नॉलेज है वो समय समय पर और बढ़ते गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, इसलिए मैंने मटेरियलिटी लेवल को चेंज किया। जो भी चेंजेस लाओगे उसको डॉक्यूमेंटेशन में रखना, लिखित में रखना, चाहे वो ओवरऑल हो, चाहे कुछ ट्रांजेक्शन्स को हो, चाहे जनरल पूरे स्पेसिफिक पीएनएल अकाउंट बैलेंसेस को हो, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रखना उसको। ठीक है, इजी है, ये वाला लास्ट वाला आप कर लेंगे, और ये आई थिंक वी हैव फिनिश द चैप्टर। मुझे बताओ भाई, ये समझता है तो कुछ डाउट? ये चैप्टर एक बार में खत्म करना भाई, पड़ गया। ठीक है, क्लियर? चलो बाय, टाटा। मुझे बताना भाई समझता है तो, कोई डाउट आएगा तो तुरंत पूछ लेना।